मिथुन राशि वाले जातक, मैं जानता हूँ एक बात, जीवन में बहुत परेशानी चल रही है, संकट चल रहा है, समस्याएं चल रही हैं, जानना चाहते हो कब उसके संकट दूर होंगे। ग्रहों के योगायोग चेंज होते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर देते हैं। वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य महाराज अष्टम भाव में आपके जा रहे हैं, परंतु सूर्य का अष्टम में जाना आपकी चिंताओं को, डिप्रेशन को, कई चीज़ों को बहुत कम करने वाला है। भैया समझते हैं सूर्य का गोचर क्या देने वाला है आपको, आपके जीवन में जो परेशानी, जो चिंता है, जो डिप्रेशन, जो टेंशन चल रही है, किस प्रकार से उनके लिए सूर्य महाराज मददगार साबित हो सकते हैं। और मकर राशि पर ही क्यों, मकर राशि में सूर्य का परिवर्तन होना, मकर राशि में जाना, यही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और मकर राशि के गोचर को इतना ज़्यादा क्यों देखा जाता है, क्यों माना जाता है, क्या है विशेष इस मकर संक्रांति का रहस्य आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, सबसे पूर्व तो हमें जानना पड़ेगा ये मकर संक्रांति, जब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होने जा रहा है तो ये मकर संक्रांति है क्या। मकर संक्रांति, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व माना जाता है। परंतु एक सेकंड ठहरिए, सूर्य की 12 ही संक्रांतियां होती हैं। सूर्य जब किसी भी राशि में जाते तो उसी राशि की संक्रांति शुरू हो जाती है, और ये जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में दे रहा हूँ। अगर सूर्य मेष राशि में होंगे तो मेष राशि की संक्रांति कही जाएगी, वृषभ राशि में होंगे तो वृषभ राशि की संक्रांति। इसीलिए मकर राशि में प्रवेश करना मकर राशि की संक्रांति। परंतु क्या सूर्य मकर राशि में गए क्या केवल इतना ही इंपॉर्टेंस है इसका? नहीं, इसका इंपॉर्टेंस मित्रों बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए शास्त्रोक्त थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपको ज्ञान की बात है, जरूर सुननी चाहिए। सूर्य मकर राशि में जब आते हैं तो उत्तरायण काल प्रारंभ हो जाता है। अब ये उत्तरायण क्या होता है मित्रों? उत्तरायण और दक्षिणायन, ये 2 तरह के काल माने जाते हैं, और उत्तरायण काल जिसमें बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है शास्त्रोक्त, उसके कुछ कारण हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने भीष्म पितामह, महर्षि भीष्म पितामह का नाम अवश्य सुना होगा। महर्षि भीष्म पितामह का जो जिक्र है वो महाभारत के प्रसंगों में मिलता है, श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। महाभारत के अंदर भीष्म पितामह का जो भीष्म पर्व है उसके अंदर भी जानकारी मिलती है कि जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेट चुके थे और मृत्यु शैया पर आ चुके थे, उस समय वे चाहते तो तत्काल अपना प्राण को छोड़ सकते थे, परंतु उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। भीष्म पितामह ने इंतजार किया और करवाया किसको? स्वयं भगवान श्री कृष्ण को। खुद भगवान श्री कृष्ण भी कहने लगे, अरे पता नहीं ये कब अपने प्राण त्यागेंगी, कहीं सालों ना गुजार दें। परंतु भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने कहा कि आपने मेरी इतनी परीक्षा ली, आपका भी तो इंतजार में करवाऊंगा। तो भीष्म पितामह ने लगभग कई महीनों तक श्री कृष्ण भगवान को इंतजार करवाया, और जब उत्तरायण काल आ गया, यानी कि जब सूर्य महाराज मकर राशि में पहुंच गए, उस समय उन्होंने कहा कि ये शुभ मुहूर्त है, ये शुभ समय है। क्यों? क्योंकि मकर राशि में जब सूर्य आते हैं और उसके बाद जब तक उत्तरायण रहते हैं, यानी मकर से कर्क तक, उस बीच जो भी व्यक्ति प्राण त्यागता है उसको कभी भी बीच में कोई रुकावट नहीं आती, वो स्वयं सीधा मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए उन्होंने वह समय चुना, तब तक इंतजार करवाया जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गए, अर्थात मकर राशि में आ नहीं गए। और मकर राशि में सूर्य, उत्तरायण का काल, भगवान श्री कृष्ण सम्मुख, यही उनकी अंतिम इच्छा थी। तो इसीलिए उत्तरायण काल, यानी कि जब स्वयं श्री भीष्म पितामह ने उस काल की इंतजार करी, उस काल में अपने देह को त्यागा, तब आप समझ सकते हैं कि ये मकर राशि में सूर्य कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनका कितना विशेष योगदान है। अब बात करते हैं ये मकर संक्रांति, ये मकर राशि में सूर्य, उत्तरायण काल होता क्या है? तो मित्रों, उत्तरायण काल सूर्य अपोजिट साइड में नीचे की तरफ आ जाता है और मकर राशि में ये पहुंच जाता है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि सूर्य मकर राशि में आ चुके हैं, नहीं मकर राशि की संक्रांति हो चुकी है, और सूर्य मूवमेंट करते करते पृथ्वी के उत्तर गोल की तरफ बढ़ जाता है, जिसको बोला जाता है कि यहाँ पर सूर्य उत्तरायण हो गए। तो ये था उत्तरायण और दक्षिणायन। अब बात करें कि यहाँ पर 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में पहुँच चुके हैं। तो मकर राशि में सूर्य का आना ये यहाँ पर किस प्रकार से लाभप्रद हो सकता है? 14 जनवरी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ विशेष योगों का निर्माण होने जा रहा है। लगभग 14 जनवरी को रात्रि काल के समय सूर्य महाराज यहाँ पर मकर राशि में आएंगे
और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा जो कि स्वयं सूर्य महाराज का नक्षत्र है। इसीलिए बहुत विशेष संयोग बन जाता है कि सूर्य खुद के नक्षत्र में जा रहे हैं परंतु शनि की राशि में जा रहे हैं। परंतु जिसकी राशि में यानी शनि महाराज की राशि में जा रहे हैं, शनि महाराज स्वयं मालव्य योग का निर्माण करके अपने ही घर में कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं। तो ये बहुत ही विशेष योग बन जाता है इस कारण से, और ये हमें जानना चाहिए कि क्या इनका यहाँ पर प्रभाव है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विशेष रूप से आप सभी इस दिन क्या उपाय कर सकते हैं, आपको क्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाभ दे सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मकर संक्रांति का महापर्व है, इस दिन को बिल्कुल भी मत गवाइए। तीन मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मकर संक्रांति के पर्व पर सबसे पहला उपाय, सबसे पहला कार्य, जब आप स्वयं देख सकते हैं, मैंने आपको कथा श्रवण करा दी, तो आप क्या करें, प्रातःकाल जितना प्रातःकाल उठ सकें उगते हुए सूर्य का एक बार दर्शन कर लीजिए। क्योंकि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए भीष्म पितामह ने इंतजार किया, क्या आप केवल जल्दी उठने का कार्य नहीं कर सकते? तो जल्दी उठ करके केवल आप भगवान सूर्य नारायण का दर्शन कर लीजिए। पहला उपाय आपका तभी पूर्ण हो जाएगा अगर आप उस उगते हुए सूर्य को, मकर राशि में जब सूर्य लाल लाल किरणों के साथ में उगता है उस समय आप उनके दर्शन करके एक बार उन्हें अपने नेत्रों में बसा लीजिए और भगवान सूर्य नारायण का, अपने इष्ट जो भी आपके इष्ट हैं उनका उसके अंदर आप सब ध्यान कर लीजिए। दूसरा उपाय, आप जल में जब आप स्नान करें तो हो सके जल्दी स्नान करें, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी का समय रहेगा, परंतु फिर भी जितना हो सके जल्दी स्नान करें। और उसमें आप स्नान के जल में गंगा जल मिला लें, थोड़े से काले तिल मिला लें और उससे आप स्नान करें। ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय रहेगा। इस दिन गंगा जल मिश्रित काले मिश्रित जल से स्नान करने का बहुत ही महत्व है, बहुत लाभ होता है। तीसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, आपको लेनी है 14 कौड़ियाँ। 14 कौड़ियों को लेकर के आपको उसको साधारण जल से धो लेना है, साफ कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध हो, उसमें जो है आप उसमें से आप उसमें आप केसर मिलाएं और केसर मिश्रित उस दूध से आप उन कौड़ियों को स्नान कराएं। इसके बाद स्वच्छ करके साफ कपड़े से पोंछ करके लाल रखे कपड़े में आप उनको रख दें और उसके बाद आप उनको ले जाएं महालक्ष्मी, अपने मंदिर महालक्ष्मी के सामने, और वहाँ पर आप 2 प्रकार के दीपक को प्रज्वलित करें, एक घी का दीपक और दूसरा तिल के तेल का दीपक। उसके बाद आपको क्या करना है, उन कौड़ियों को थोड़ा सा इत्र से स्नान कराना है, उन पर थोड़ा सा इत्र छिड़क देना है। और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपको 14 बार ही जाप करना है। मंत्र है ओम संक्रांत्यायै नमः, ओम संक्रांत्यायै नमः। इस मंत्र का 14 बार आपको जाप करना है। और जब करने के बाद में आपको उन 14 कौड़ियों को 14 विशिष्ट स्थानों पर रख देना है, जहाँ पर आप अपनी बरकत चाहते हैं, धन की वृद्धि चाहते हैं, मान सम्मान की वृद्धि चाहते हैं। जैसे कि आप पर्स के अंदर रख सकते हैं, आप अलमारी के अंदर रख सकते हैं, आप अपने किचन में रख सकते हैं, आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं, जिस स्थान पर आप अपने ऑफिस के अंदर रख सकते हैं, जिस भी स्थान पर आपकी बरकत हो उस स्थान पर आप ये 14 कौड़ियों को रख सकते हैं या अपने परिजनों को दे सकते हैं। उनसे कभी भी उनकी बरकत नहीं जाएगी, उससे विशिष्ट लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब जानते हैं इसका प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है। तो सभी मिथुन राशि वाले जातक, आप मकर संक्रांति के महत्व को तो समझ ही गए होंगे, क्यों इसका महत्व इतना सर्वश्रेष्ठ है। परंतु अब बात करते हैं आपकी राशि की। तो सूर्य महाराज कौन है? सूर्य महाराज मिथुन कर्क सिंह, आपके तीसरे घर के मालिक, तृतीय घर के, आपके पराक्रम के, आपकी मेहनत के, आपके बाहुबल के, आपकी यात्राओं के, आपके जितना भी आप संघर्ष करते हैं जीवन में, संघर्षों के मालिक कौन है? श्री सूर्य महाराज जी तो हैं। तो सूर्य महाराज जी की स्थिति कहाँ जा रही है? अष्टम भाव में इस समय जा रही है। अगर देखा जाए तो अष्टम भाव में जाने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के संघर्षों को, चिंताओं को थोड़ा सा सूर्य बढ़ा दें। परंतु अगर आपको मैं कहूँ कि आग है आपके आगे जली हुई है और वह आग जो है आपके घर को जला सकती है, परंतु आपके पास में एक जल से भरा हुआ पात्र है जो उस अग्नि को बुझा सकता है, तो आप क्या करोगे? उस आग को जलने दोगे या उस आग को बुझाने का कार्य करोगे? आप समझ गए होंगे कि आप उस अवधि में क्या कर सकते हो। तो आप उस अग्नि को बुझाने के लिए, उस जल को या उस अग्नि को बुझाने के लिए जो भी आपके पास उपकरण है, रेत है, कुछ भी है, कई लोगों के विषय अलग अलग कमेंट हो सकती हैं, तो आप उसके माध्यम अग्नि को बुझाने का कार्य कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल सेट हो जाता है आज की वीडियो में। सूर्य महाराज कौन है? वो वैसे तो अग्नि तात्विक राशि के मालिक हैं सूर्य महाराज, परंतु यहाँ मैंने उनको जल की संज्ञा आपको समझाने के लिए दी। ये अष्टम भाव क्या, ये भयंकर अग्नि से तपता हुआ, इस भाव में जो चला जाता है वो भस्म कर देता है उसको। 8वां घर इसीलिए ज़्यादा शुभ नहीं माना है, तो 8वें घर के सूर्य कारक भी नहीं है, परंतु
सूर्य महाराज जब आपके तीसरे घर के मालिक हैं और ये अष्टम भाव में जा रहे हैं, तब आपको मैं कहना चाहता हूँ, अष्टम भाव है व्यक्ति की परेशानी हो गया, व्यक्तियों की चिंताओं का, डिप्रेशन का, व्यक्ति के जीवन में आ रही समस्याओं का, तत्काल इधर से भी समस्या, उधर से भी समस्या, चारों दिशाओं से समस्या, और व्यक्ति एक समस्या से निकलता नहीं कि उसके जीवन में दूसरी समस्या, फिर तीसरी समस्या, फिर चौथी समस्या, और व्यक्ति कहाँ तक चला जाता है कि सुसाइडल अटेम्प्ट कर लूँ, इस तरह तक व्यक्ति के मन में आ जाता है। अगर ये आपके साथ में हो रहा है, भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, परंतु मैं बताना चाहता हूँ अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर सूर्य कहीं ना कहीं वीक हो जाता है, चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। परंतु यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि जो पानी रूपी सूर्य महाराज है और तुम्हारा अग्नि रूपी अष्टम भाव है, जब इसमें सूर्य महाराज चले जाएंगे तो अष्टम भाव में जो तपिश है, जो अग्नि है, जो प्रगाढ़ है, अग्नि की प्रगाढ़ता है, उसको एक तरह से बुझाने का कार्य सूर्य करने लग जाता है। तो निश्चित तौर पर अष्टम में भी सूर्य आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही फल देगा। क्या आपकी टेंशन, आपकी डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, उसको कम करने का काम सूर्य महाराज यहाँ पर करने वाले हैं। परंतु कैसे? क्या अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा? नहीं। ग्रह योग ज्योतिषी का काम क्या होता है? आपको समझाना, और कार्यों पर अमल करने का काम होता है आपका स्वयं का। हमारे भी जीवन में परेशानियां आती हैं, बड़े बड़े लोगों के जीवन में परेशानियां आती हैं। क्या सबके जीवन में क्या सब कुछ अच्छा ही होता है? ऐसा नहीं होता। व्यक्ति को संघर्षों के बाद ही तो पुण्य मिलता है, अच्छा फल मिलता है। तो इसी तरह से जो तीसरा घर है व्यक्ति की मेहनत का है, चौथा जो व्यक्ति के संघर्षों का है, व्यक्ति की यात्राओं का है, यानी आप इस पूरे महीने को अच्छा बना सकते हैं, अपने संकटों को दूर कर सकते हैं यदि आप मेहनत करते हैं, पराक्रम दिखाते हैं, यात्राएं करते हैं, संघर्ष करते हैं, चीज़ों को शुरू करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही, घुटने टेक देंगे आपके आगे। ये चीज़ें आपको मैं समझाने का प्रयास आज की वीडियो में कर रहा हूँ। तो तीसरा घर क्या है? ऑनलाइन गतिविधियों का है। आप ऑनलाइन मार्केटिंग करके और चीज़ों का प्रमोशन करके अपने व्यापार को, नए काम को शुरू कर सकते हो। तीसरा घर है भाई बहनों का। आप अपने भाई बहनों से संबंध अच्छे रखो, बिल्कुल भी खराब मत करो। तीसरे घर को जितना हो सके देखिए, अगर घर मैं मान के चलिए कि एक घर का मालिक है, वो किसी ऐसे घर में जा रहा है जहाँ उसके साथ में मिसबिहेव हो सकता है, बैड बिहेव उसके साथ किया जा सकता है, या उसको कुछ हानि पहुंचाने का काम किया जा सकता है। अब सपोज कीजिए अगर वह घर से ही बहुत बलशाली हो या उसके घर की स्थिति बहुत स्ट्रांग हो, तो क्या दूसरा व्यक्ति उसे हानि पहुंचाने का कार्य करेगा? अगर उसको पता होगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होगा इसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य अष्टम भाव में जा रहे हैं, तब आप अपने तीसरे घर को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप अधिक से अधिक परिश्रम कर सकते हैं, तो तीसरा घर मजबूत होगा। आप यात्राएं कर सकते हैं, परंतु यात्राएं का मतलब ये नहीं कि सड़कों पे घूमने लगे। यात्राओं का मतलब होता है कि आप अपने काम से यात्राएं करो। आपके जो भी जरूरी काम है, जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन कामों को पूरा करने के लिए आप यात्रा करो। आप ऑनलाइन चीज़ों का यूज़ करो अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ा, जितने भी आपके फैमिली रिलेटिव्स हैं, माता है, मौसी है, बुआ है, बहन है, सबसे संबंध अच्छे रखो। उनसे उनके हालचाल पूछो, उनके साथ कुछ अगर दिक्कत परेशानी चले और आप उनकी सपोर्ट कर सकते हो तो उनकी सपोर्ट कर दो। उससे ही आपका तीसरा घर मजबूत हो जाएगा, और तीसरे घर के मजबूत होने से आपके संकटों, आपकी परेशानी, आपकी चिंता दूर हो जाएंगी। बहुत सिंपल सा मैंने आपको फंडा बता दिया। तो ये आपको करना है इस मकर संक्रांति में, और आपके लिए सूर्य बहुत शुभ योगों का निर्माण करना है। तब भी मैं यही कहूँगा, ग्रह जो भी होता है कुंडली के अंदर, ज्योतिष के अंदर, अच्छा ही होता है, क्योंकि सब कुछ फलों का भोग है, और हमें फलों का भोग भोगना ही हर हालत में। रो के भोग लो, चाहे हंस के भोग लो। तो ऐसा नहीं है। अब जिन लोगों की कुंडली के अंदर सूर्य बहुत अच्छे हैं, उन लोगों को कोई बड़ा काम सिद्ध हो सकता है। आपके ससुराल पक्ष से कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिल सकता है, कुछ लाभ मिल सकता है। तो ससुराल पक्ष से भी आप अपने संबंधों को अच्छा करके रखें। आपके पार्टनर को किसी धन की प्राप्ति हो सकती है, आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई अच्छा काम हो सकता है। अब यहाँ पर उन लोगों के लिए अच्छा हो जाता है, देखिए, जो लोग हॉस्पिटल से संबंधित काम करते हैं, जो लोग आपने देखा होगा अग्निशमन का कार्य करते हैं, अग्नि को जो है बुझाने का काम करते हैं फायर ब्रिगेड में। तो जितने भी इस प्रकार के काम हैं जो कि रेस्क्यू से संबंधित चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीम, या काट फाट करने वाली टीम, या दुर्घटनाओं से संबंधित, जो दुर्घटनाओं में जैसे सड़क, वाहन इत्यादि से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। अब जिन लोगों का दक्षिण दिशा की तरफ ही मुख्य काम है, जिनका काम ही दक्षिण दिशा की तरफ होकर के जाने का होता है, उन लोगों के लिए भी उनके कामों में भी तरक्की होती है, जो अपने घर से दक्षिण दिशा में जा कर के काम कर रहे हैं।
तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आपको लाभ भी मिलता है। सूर्य महाराज इन व्यक्तियों को अच्छे अच्छे काम भी दिलाते हैं। अष्टम भाव में सूर्य हैं तो मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको पराक्रम ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। बाकी जो भी कुछ था वो मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया। वीडियो अगर पसंद आई इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूले। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। माँ श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्या।